हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह वीडियो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हम मार्क्स के लाइफ हिस्ट्री को संक्षेप में जानेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 को जर्मनी में राइन नदी के तटीय प्रदेश राइनलैंड के एक छोटे से नगर ट्रेब्स में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम हर्चेल मार्क्स था, जो कि लायर था। उस समय जर्मन सरकार की यहूदी विरोधी नीति से तंग आकर मार्क्स के पिता ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। मार्क्स उस समय 6 वर्ष का था। 17 वर्ष की आयु में मार्क्स बान विश्वविद्यालय में लॉ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, किंतु अगले ही वर्ष उसने लॉ का अध्ययन छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय में फिलॉसफी और हिस्ट्री का अध्ययन आरंभ कर दिया। वहां वह हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ। 1841 में उसने जेना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसने विश्वविद्यालय में नियुक्त होने का प्रयास किया, किंतु अपने उग्र विचारों के कारण वह विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद प्राप्त नहीं कर सका। अपनी इच्छा का कार्य न मिलने के कारण उसने जर्नलिज्म के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। 1842 में वह रेहिन्स के जैतुंग का संपादक बन गया, किंतु कुछ समय बाद पत्र के मालिकों से मतभेद होने के कारण उसे वहां से त्यागपत्र देना पड़ा। 1843 में जेनी से उसका विवाह हुआ। 1843 में वह जर्मनी छोड़कर पेरिस चला गया। वहां वह फ्रैंको जर्मन ईयर बुक का संपादक बन गया। यहीं 1844 में उसका परिचय एक उद्योगपति फ्रेडरिक एंजिल से हुआ। यह परिचय मित्रता में बदल गया और मार्क्स तथा एंजिल्स की मित्रता 19वीं शताब्दी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता बन गई। यह मित्रता मार्क्स की जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक चलती रही। एंजिल्स एक धनी जर्मन व्यापारी का पुत्र था, जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर स्थित सूती मिल के कारोबार की देखभाल करता था। मार्क्स की तरह वह भी उग्र विचारों वाला ही था और उस व्यवस्था के विरुद्ध था जो श्रमिकों के शोषण पर फल फूल रही थी। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही मार्क्स को शीघ्र फ्रांस भी छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात वह इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का भ्रमण करता रहा। मार्क्स को उसके विचारों के विकास में तथा जीवन यापन के लिए एंजिल्स ने आर्थिक सहायता की। 1844 के पश्चात वैज्ञानिक समाजवाद के विकास में मार्क्स तथा एंजिल्स ने साथ मिलकर कार्य किया। मार्क्स का कार्य समाजवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और एंजिल्स का कार्य उन विचारों का प्रचार करना था। सन 1848 में मार्क्स और एंजिल्स ने संयुक्त रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। इसी बीच मार्क्स कई बार फ्रांस व जर्मनी भी गया, किंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण वह वहां अधिक समय तक नहीं रह पाया। मार्क्स पर जर्मनी में देशद्रोह का अपराध लगाकर उसे वहां से निर्वासित कर दिया गया। सन 1849 में वह इंग्लैंड पहुंचा और जीवन पर्यंत यानी 1883 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वहीं पे रहा। लंदन प्रवास में उसका समय अत्यंत भयंकर गरीबी में बीता। मार्क्स की कुछ रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार से है: द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, दास कैपिटल, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, क्लास स्ट्रगल ऑफ फ्रांस,
गोथा प्रोग्राम, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। अब हम आते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का जो सिद्धांत है वह मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार जो है हीगल के डायलेक्टिक प्रोसेस से, डायलेक्टिक मेथड से ग्रहण लिया था और भौतिकवाद का जो दृष्टिकोण है वो फ्यूवरबाख से। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नया और मौलिक बना दिया था। इस सिद्धांत की सहायता से प्रत्येक साम्यवादी न सिर्फ सही दृष्टिकोण अपना सकता है, सामाजिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है, उनकी गति को पहचान सकता है और यह जान सकता है कि वर्तमान में उनका विकास किस दिशा में हो रहा है, बल्कि वह यह भी जान सकता है कि भविष्य में उनका विकास किस दिशा में होगा। The theory of dialectical materialism is the foundation of Marx's entire thinking. In rendering this theory, Marx took the idea of dualism from Hegel's dialectical method and the view of materialism from Feuerbach. Marx coordinated Hegel's dualism and Feuerbach's materialism and made it a useful theory. With the help of this theory, every communist can not only adopt the right approach, understand the internal relations of social events, and identify their pace and know in which direction they are currently developing, but can also in which direction their development will take place in future. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो द्वंद्वात्मक शब्द है उस प्रक्रिया का परिचायक है, द्योतक है, जिसके अनुसार सृष्टि का विकास होता है। और जो भौतिकवाद मैटेरियलिज्म वर्ड जो है वो सृष्टि के मूल तत्व को इंगित करता है। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मार्क्स के दर्शन का मुख्य आधार है। मार्क्स ने डायलेक्टिक थ्योरी को प्रमुख आदर्शवादी विचारक हेगल से लिया था। द्वंद्वात्मक शब्द यूनानी भाषा के शब्द डायलोगो से बना है, जिसका अर्थ है वाद विवाद करना। वाद विवाद में एक दूसरे का विरोध होता है, इसलिए इसे द्वंद्व कहा जाता है। हेगल के अनुसार संसार की प्रकृति जो है गतिशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और विकास का यह क्रम कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चलता है। यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा मात्र नहीं है। विकास द्वंद्वात्मक रूप में होता है और विरोधी विचारों में संघर्ष के कारण होता है। हेगल के द्वंद्ववाद में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद तथा संवाद। ये जो विकास की 3 अवस्थाएं हैं। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इज फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ 2 words. Its dialectical word signifies the process according to which the universe is developing. The term materialism indicates the basic element of creation. The dialectic is derived from the Greek word dialogo, which means to argue or debate. In a debate, there is opposition to each other, so it is called duality. According to Hegel, the nature of the world is dynamic and changes constantly. This sequence of development follows certain rules. This is not merely an account of historical events. Development takes place in a dialectical form due to conflict in opposing views. Hegel's dualism involves 3 processes: thesis, antithesis and synthesis. Hegel thesis, antithesis and synthesis
को समझाते हुए कहता है कि पहले मस्तिष्क में एक विचार पैदा होता है जिसे कि वाद कहते हैं, थीसिस कहते हैं, जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। कुछ समय पश्चात थीसिस का विरोधी विचार उत्पन्न हो जाता है जिसे कि एंटीथीसिस कहते हैं, प्रतिवाद कहते हैं। वाद और प्रतिवाद, थीसिस एंड एंटीथीसिस जो है लगातार एक दूसरे के विरोधी नहीं बने रहते। वाद और प्रतिवाद दोनों में सत्य का अंश होता है, अतः इनके समन्वय द्वारा एक नया विचार पैदा होता है जिसे कि सिंथेसिस, संवाद कहते हैं। सिंथेसिस का जन्म थीसिस और एंटीथीसिस के परस्पर विरोधी विचारों से होता है, अतः इसमें थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के अंश विद्यमान रहते हैं। कुछ समय पश्चात सिंथेसिस में भी अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है, संवाद में भी अंतर्विरोध उत्पन्न होता है और वह फिर थीसिस का, वाद का रूप धारण कर लेता है और थोड़े समय पश्चात फिर जो है थीसिस का विरोधी विचार किसको उत्पन्न करता है? एंटीथीसिस को उत्पन्न करता है, प्रतिवाद को। थीसिस और एंटीथीसिस दोनों में सत्य का अंश होता है जिससे पुनः संवाद बनता है, सिंथेसिस बनता है और सिंथेसिस कुछ समय पश्चात फिर जो है थीसिस बन जाता है। इस प्रकार थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर चलती रहती है। Although Marx considers duality to be the basis of the development process, but he uses it in a different way from Hegel. Marx has used dualism in the material field rather than in the field of ideas, while Hegel considers truth to be the basic elements of dualism. Thus, Marx has replaced Hegel's idealism with a materialistic view. यद्यपि मार्क्स द्वंद्व को ही विकास प्रक्रिया का आधार मानता है, परंतु उसका प्रयोग वह हीगल से हमेशा भिन्न रूप में करता है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का प्रयोग विचारों के क्षेत्र में न करके भौतिक क्षेत्र में किया है। हीगल जहां आइडिया को, विचार को द्वंद्ववाद का मूल तत्व मानता है, मार्क्स वहीं पे किसको मूल तत्व मानता है? वह मैटर को, पदार्थ को मानता है। द्वंद्ववाद का मूल तत्व मार्क्स जो है पदार्थ को मानता है। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के आदर्शवाद के स्थान पे भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। मार्क्स ने भौतिकवाद का उपयोग द्वंद्ववाद को नई दिशा देने के लिए किया। भौतिकवाद के महत्व को दर्शाते हुए उसने कहा है कि सृष्टि का उद्गम, विकास और अंत सभी इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ पर आधारित है। मार्क्स ने कहा है कि यह पदार्थ जो बाहर से हमें जड़ या स्थिर दिखाई देती है, वास्तव में वह जड़ या स्थिर नहीं है। यह पदार्थ अपनी आंतरिक स्वचेतना या सक्रिय प्रकृति के कारण लगातार गतिशील है और उसकी यह गतिशीलता ही उसे निरंतर ऊर्ध्वमुखी परिवर्तनशीलता की ओर उन्मुख किए हुए है, जिसका एक क्रमिक प्रवाह है। इस प्रकार मार्क्स की आस्था भी किसमें है? जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ की शक्ति में जो है मार्क्स आस्था रखता है। मार्क्स कहता है कि विकास के लिए द्वंद्व आवश्यक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक पदार्थ है। वह अंतर विरोधी प्रवृत्तियों द्वारा स्वतः विकसित एवं यदा कदा विभिन्न रूप भी धारण कर लेता है। अंतर विरोध, थीसिस, एंटीथीसिस और साम्यवाद सिंथेसिस से गति प्राप्त करता है। मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल नियम माना है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, इसलिए अपरिवर्तनीय है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग जो है एक वाद है, थीसिस है। पूंजीपति कैपिटल क्लास के लोग को माना है कि वो थीसिस है और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है,
सर्वहारा और उनको एंटीथीसिस कहता है, प्रतिवाद। और दोनों के संघर्ष के उपरांत जो पैदा होता है संवाद के रूप में जो सामने आता है वो क्या है? वो क्लासलेस सोसाइटी है, वर्गविहीन समाज। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? वह है वर्गविहीन समाज की स्थापना करना, जिसमें न कोई वर्ग भेद होगा, न कोई किसी प्रकार का शोषण होगा। यह अंतिम अवस्था ही सिंथेसिस है, जो किसी एंटीथीसिस को जन्म नहीं देगा, प्रतिवाद को जन्म नहीं देगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना के साथ वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। एंजिल्स ने जौ का उदाहरण देकर मार्क्स के इस द्वंद्वात्मक पद्धति को बहुत सरल रूप में समझाया है। वह कहता है कि यदि एक जौ के दाने को भूमि में बो दिया जाए तो गर्मी और नमी के कारण वह फूट जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। इस प्रकार से जौ का दाना स्वयं नष्ट हो जाएगा, परंतु इसके अंकुर से क्या होगा? एक पौधा निकलेगा और उस पौधे में अनेक जौ के दाने पैदा होंगे। वे जौ के दाने पुनः जमीन में बो दिए जाते हैं और फिर पौधा पैदा होता है। उस पौधे पर फिर जौ के दाने लगते हैं जो दोबारा बो दिए जाते हैं, पुनः बो दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें जौ क्या है? जो है जौवाद है और पौधा प्रतिवाद है, एंटीथीसिस है। जौ थीसिस है और जो पौधा है वह एंटीथीसिस है, और जो जौ का दाना है, जो उसकी बाली है, वो सिंथेसिस है। अब हम आते हैं कंपैरिजन बिटवीन द डायलेक्टिलिज्म ऑफ मार्क्स एंड हीगल। मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना। मार्क्स और हीगल के डायलेक्टिज्म की तुलना करने के लिए उसमें उन दोनों के विचारों में क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, इनको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समानताएं क्या है उनके विचारों में ये जानेंगे। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू एंटी एलिमेंट्स। मार्क्स और हीगल दोनों ही विकास को संघर्ष का परिपथ मानते हैं। Both Marx and Hegel consider development a circuit of struggle. दोनों ही विचारक यह मानते हैं कि विरोधी तत्वों के संघर्ष से सत्य का पता चलता है और समाज का विकास विरोधी तत्वों के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बोथ थिंकर्स कंसीडर मैटर्स ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। विकास की प्रक्रिया में वाद, प्रतिवाद तथा संवाद की क्रियाओं को दोनों ही विचारक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस संबंध में दोनों विद्वान इस मत से सहमत हैं कि विकास संघर्ष एवं निषेधीकरण के बीच में से होता है। क्रिया अपनी प्रतिक्रिया से समाप्त हो जाती है और संवाद भी संश्लेषण में बदल जाती है। संवाद प्रतिक्रिया को पुनः जन्म देता है और यह क्रिया पुनः संवाद का अंत कर देती है। अब हम असमानता की बात करेंगे कि इन दोनों के विचारों में क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हीगल्स फिलॉसफी इज आइडियलिस्टिक व्हाइल मार्क्स फिलॉसफी इज मैटेरियलिस्टिक। हीगल का दर्शन आदर्शवादी है जबकि मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है। नेक्स्ट, हीगल डज नॉट कंसीडर इकोनॉमिक कंडीशंस to be the father of social institutions, whereas Marx believes। हीगल आर्थिक परिस्थितियों को सामाजिक संस्थाओं का जन्मदाता नहीं मानता, जबकि मार्क्स मानता है। नेक्स्ट, हीगल कंसीडर्स थॉट टू बी द बेसिक ऑफ चेंज, whereas Marx considers physical matter as the basis of change। हीगल विचार को ही परिवर्तन का आधार मानता है, जबकि मार्क्स भौतिक पदार्थ को परिवर्तन का आधार मानता है। हीगल कंसीडर्स सोल एक्सप्रेशन एज द अल्टीमेट गोल, व्हाइल मार्क्स कंसीडर्स ए क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी एज द अल्टीमेट गोल। हीगल
आत्माभिव्यक्ति को अंतिम लक्ष्य मानता है, जबकि मार्क्स वर्ग विहीन व राज्यविहीन समाज को अंतिम लक्ष्य मानता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, अकॉर्डिंग टू हीगल, thesis, antithesis and synthesis take place by any supernatural entity, whereas Marx considers economic conditions to be the motive power of the development of society. हीगल के अनुसार क्रिया, प्रतिक्रिया तथा संश्लेषण किसी अलौकिक सत्ता द्वारा होता है, जबकि मार्क्स आर्थिक परिस्थितियों को समाज के विकास की प्रेरक शक्ति मानता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। इसकी पहली जो विशेषता है वह है द रेंडरिंग ऑफ द मटेरियल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अवयवी रूप का प्रतिपादन। कार्ल मार्क्स के द्वारा विश्व के एक ऐसे अवयवी रूप की व्याख्या की गई है जिसमें सभी अंश तथा वस्तुएं जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, संबद्ध होती है। विश्व समस्त स्वतंत्र वस्तुओं का संग्रह या ढेर नहीं है, वह एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं एक दूसरे पे आश्रित होती हैं, जिसमें अन्योन्याश्रित संबंध होता है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली डायनेमिक, विश्व निरंतर गतिशील है। मार्क्स के अनुसार समस्त मानव सभ्यता में गतिशीलता का गुण पाया जाता है और इसी प्रकृति के कारण प्रवृत्ति के अंदर सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती हैं तथा पुरानी जो है नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन द वर्ल्ड आर क्वालिटेटिव, विश्व में परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। मार्क्स कहता है कि विकास क्रम के आधार पर न केवल वस्तुओं के स्वभाव में परिवर्तन होता है बल्कि उसके गुण में भी परिवर्तन होता है और इसी कारण से कभी कभी एक वस्तु पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह अपने पुराने गुण को छोड़कर पूर्णतया नवीन गुणों को धारण कर लेती है। नेक्स्ट इज चेंज इन द वर्ल्ड इजली लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, विश्व में परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है। मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के अनुसार विकास व परिवर्तन की यह प्रक्रिया सरल नहीं है बल्कि बहुत अधिक पेचीदी, टेढ़ी मेढ़ी तथा घुमावदार है। उन्होंने डार्विन के इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि आज के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों व मनुष्य का रूप विकास की प्रक्रिया की आरंभिक दशा से अब तक सरल से जटिल होता आया है। नेक्स्ट, द बेसिक क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द वर्ल्ड्स क्वालिटेटिव चेंजेस, विश्व के गुणात्मक परिवर्तनों का मूल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। मार्क्स का कहना है कि एक सीमा तक किसी वस्तु में परिमाणात्मक परिवर्तन होता रहता है किंतु उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने की प्रक्रिया इतनी क्रांतिकारी हो जाती है कि फलस्वरूप वस्तुओं में निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संघर्ष के कारण वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑकरिंग इन द वर्ल्ड आर एक्सीडेंटल ड्यू टू चेंजेज, परिवर्तनों के कारण विश्व में होने वाले रूपांतर आकस्मिक होते हैं। ये जो सारे परिवर्तन हैं किसी योजनाबद्ध रूप से धीरे धीरे नहीं होते बल्कि आकस्मिक व क्रांतिकारी रूप से होते हैं। अब हम अंत में बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो आलोचनाएं की गई है उस संबंध में। तो सबसे पहली जो आलोचना है वह है द एम्बिग्युइटी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्पष्टता। द्वंद्वात्मक पद्धति स्वयं अपने आप में एक अस्पष्ट तथा खोखली पद्धति है जिसे कहीं भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।
जबकि मार्क्सवादी दर्शन का यह मुख्य आधार है। नेक्स्ट है हाई इम्पोर्टेंस टू मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद को अत्यधिक महत्व। मनुष्य का उद्देश्य केवल मात्र भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक व मानसिक सुख व शांति भी प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट, द डायलेक्टिकल मेथड इज फ्लॉड, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने जो वाद विवाद और संवाद की व्याख्या की है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की, वह दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह केवल कल्पना पर आधारित है। इतिहास एक विकास क्रम है जिसमें कोई अंतिम अवस्था नहीं होती, जबकि कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी अवस्था को अंतिम अवस्था मान लिया गया है। नेक्स्ट है द डायलेक्टिकल मेथड इज डेंजरस, द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य बाहरी शक्ति अथवा आर्थिक शक्तियों का दास है और इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि मार्क्स के इस विचार को स्वीकार कर लिया जाए तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वास्तव में कार्ल मार्क्स मानवीय समाज को एक भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद में शामिल कर देता है। नेक्स्ट, ह्यूमन हिस्ट्री डज नॉट सिंपली मूव टुवर्ड्स द हाईएस्ट, मानवीय इतिहास केवल उच्चतम की ओर नहीं अग्रसर होता है। डायलेक्टिकल मेथड इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह माना गया है कि मानवीय इतिहास हमेशा उत्थान की ओर उन्नति करता है, जबकि ऐसा नहीं है, इतिहास में पतन का भी स्थान रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इज एन इनकम्पिटेबल नोशन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद असंगति पूर्ण धारणा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह असंगति पाई जाती है कि एक ओर तो वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर स्वाभाविक रूप से विकास क्रम और इतिहास के निर्धारण को मान्यता प्रदान की जाती है, दूसरी ओर मार्क्स के द्वारा मजदूरों का आह्वान करके स्वयं उन्हें इतिहास का निर्माता कहा जाता है। अतः यदि व्यक्ति स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? थैंक यू।